रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी से बड़ी खबर है जहां 38 साल बाद शहीद के परिवार का इंतजार खत्म हो गया है। शहीद जवान चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर हल्द्वानी पहुंचा है। 1984 में सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत में शहीद हुए थे। ऑपरेशन मेघदूत में बर्फीले तूफान में शहीद हुए थे 19 जवान। 19 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे चंद्रशेखर हरबोला। सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। तो 38 साल बाद परिवार का इंतजार खत्म होगा और आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद का जो है अंतिम संस्कार होगा। शहीद जवान चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर आज हल्द्वानी पहुंचेगा। 1984 में सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद हो गए थे, जिसके बाद 38 साल तक परिवार को इंतजार था पार्थिव देह का और आज जो पार्थिव शरीर है वो हल्द्वानी पहुंचेगा। खत्म होगा 38 साल का इंतजार। 1984 से आस लगाए बैठा है परिवार। ये उस शहीद जवान चंद्रशेखर हरबोला का परिवार है जो 29 मई 1984 को सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के वक्त शहीद हो गए थे। लेकिन उनका पार्थिव शरीर 38 साल बाद घर आ रहा है, जिसकी आस में पूरा परिवार बैठा है। दरअसल 19 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान का पार्थिव शरीर घर आ रहा है। 29 मई 1984 को 28 साल के चंद्रशेखर हरबोला शहीद हो गए थे। बर्फीले तूफान में ऑपरेशन मेघदूत के वक्त शहीद हुए थे। 19 लोग दब गए थे, जिनमें से 5 जवानों का शव नहीं मिला था। अब 38 साल बाद सियाचिन में बर्फ के अंदर शहीद का पार्थिव शरीर मिला है। 38 साल के लंबे वक्त में शहीद के परिजनों के आंसू तक सूख गए हैं। लंबे इंतजार के बाद अब परिजनों को अंतिम दर्शन करने को मिलेंगे। कहीं पे सही लग रहा है कि हम अपने हाथों से उनका वो कर पाएंगे, पर दुख भी हो रहा है क्योंकि हम भूल चुके थे। घाव फिर से रिपीट हो रहा है। सर 29 मई 1984 को जब ये पता चला तो परिवार के सभी लोग काफ़ी स्तब्ध थे उस घटना से। और फिर उसके बाद और भी ज़्यादा दुख उस बात का हुआ कि उनकी बॉडी नहीं मिली, जिससे कि हम लोग इस असमंजस में रहे कि वो उनका अंतिम संस्कार किया जाए अथवा ना किया जाए। फिर भी हम लोग ने 5-6 साल बाद जो है उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। गम के साथ साथ अब परिवार को खुशी है कि वो शहीद चंद्रशेखर के अंतिम दर्शन करेंगे, क्योंकि 38 साल पहले बिना पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार कर दिया गया था और अब पूरे राजकीय सम्मान के साथ चित्रशाला घाट में अंतिम संस्कार की तैयारी है। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। तो देखिए 38 साल हो गए और 38 साल बाद अब शहीद के परिवार का इंतजार खत्म होने जा रहा है। शहीद जवान चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर हल्द्वानी पहुंचा है। 1984 में सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत में शहीद हुए थे और ऑपरेशन मेघदूत में बर्फीले तूफानी में शहीद हुए थे 19 जवान। 19 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे चंद्रशेखर हरबोला और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। 38 साल तक परिवार इंतजार करता रहा और आज वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। आज चंद्रशेखर हरबोला का जो पार्थिव शरीर है हल्द्वानी पहुंचेगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि 19 कुमाऊं रेजिमेंट में चंद्रशेखर हरबोला तैनात थे और ऑपरेशन मेघदूत में बर्फीले तूफान में शहीद हुए थे, जिसके बाद 38 साल तक उनका शव घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिवार लगातार इंतजार कर रहा था और आज जो इंतजार है परिवार का वो खत्म होने जा रहा है। 38 साल हो चुके हैं और 38 साल बाद जो परिवार है उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। तो हल्द्वानी पहुंच चुका है शरीर और कुछ ही देर बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।
ऑपरेशन मेघदूत की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन मेघदूत में बर्फीले तूफान में 19 जवान शहीद हुए थे, जिसमें चंद्रशेखर हरबोला भी शामिल थे। कुमाऊं रेजिमेंट में वो तैनात थे और बर्फीले तूफान के कारण वो शहीद हो गए थे, जिसके बाद परिवार को लगातार इंतजार था कि कब आखिरकार जो उनका पार्थिव शरीर है वो हल्द्वानी पहुंचेगा और कब उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। और चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस के साथ। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की चौपाल होने वाली है और 18 अगस्त से कांग्रेस प्रदेश भर में महंगाई के खिलाफ चौपाल लगाएगी। दरअसल महंगाई के खिलाफ भाजपा को घेरने की कांग्रेस की तैयारी है। चौपाल लगाकर आम लोगों से महंगाई पर कांग्रेस चर्चा करेगी और 18 अगस्त से 28 अगस्त तक कांग्रेस चौपाल लगाएगी। इधर 28 अगस्त को दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। वहीं भाजपा ने इस चौपाल को कांग्रेस की बौखलाहट बताया है। तो देखिए एक बार फिर से महंगाई के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोलने जा रही है। चौपाल लगाकर लोगों से महंगाई पर चर्चा करेगी और आपको बता दें बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में भी है कांग्रेस और इसके लिए उत्तराखंड में भी पूरी तैयारी कर ली गई है। चौपाल कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। ये ब्लॉक स्तर तक हमारे कार्यक्रम जाएंगे। कोशिश हमारी है कि न्याय पंचायत स्तर पर भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अभी इसको हम फाइनलाइज कर रहे हैं और इसमें हम महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जगह जगह चाय की दुकानों में बैठकर, चौराहों में बैठकर, गांव की चौपाल में बैठकर जनता को ये बताने का प्रयास करेंगे कि इस वर्तमान सरकार ने जो कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2 बार इस देश में मोदी सरकार देने के बाद भी महंगाई की और ज़्यादा मार आम आदमी की जेब में पड़ी है। और चलिए क्या तैयारी है चौपाल को लेकर कांग्रेस की, इसे लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए रवि कैंतुरा इस वक्त देहरादून से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि देखिए वैसे तो अगर विपक्ष की बात की जाए तो समय समय पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर घेरा जाता है सरकार को, लेकिन महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। एक बार फिर से सरकार को घेरने की तैयारी है महंगाई को लेकर। क्या तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है? किस तरीके से चौपाल लगाई जाएगी? कैसे लोगों के बीच जाया जाएगा? कैसे चर्चा की जाएगी? क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए कांग्रेस ये जानती है कि इस बार उनके पास महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर वो पूरी तरीके से महंगाई के मुद्दे को बुलाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। जो चौपाल कार्यक्रम है वो न्याय पंचायत स्तर से लेकर गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बों में जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चौपाल लगाना चाहते हैं कि ताकि तमाम लोगों के बीच चाय की चुस्कियों के साथ महंगाई पर चर्चा हो सके। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को अगर देखें तो 10 दिन का ये कार्यक्रम कांग्रेस का है और कांग्रेस ये चाहती है कि तमाम लोगों के बीच जाया जाए, उनसे बातचीत की जाए और किसी बड़े पॉलिटिकल इवेंट की तरह नहीं बल्कि एक चौपाल लगाकर चाय पर चर्चा हो और उस पर जो है महंगाई की बात हो, यानी कि लोगों के बीच कांग्रेस जाना चाहती है और महंगाई के मुद्दे को एक बड़े स्तर पर लोगों के बीच ले जाना चाहती है और भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में है। 18 अगस्त से उत्तराखंड में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 10 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा और 28 तारीख की अगर बात करें तो उस दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। तो ये 10 दिनों के कार्यक्रम में कांग्रेस का ये कार्यक्रम कितना सफल होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस की रणनीति है वो यही है कि गांव से लेकर शहर और कस्बों तक इस तरीके की चौपालें हों कि जहां पर लोगों के साथ बैठा जाए और महंगाई पर चर्चा हो। जिस तरीके से चाहे खाद्य सामग्री हो या फिर तमाम और चीज़ें हैं, पेट्रोल के दाम हो और जो चीज़ें बढ़ रही हैं, उन तमाम चीज़ों पर लोगों के बीच जाकर बैठा जाए और महंगाई के मुद्दे पर पूरी तरीके से बातचीत होता है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर इससे पहले भी चाहे राजभवन घेराव हो या फिर सचिवालय घेराव हो, इस तरीके के कार्यक्रम करती रही है। लेकिन इस तरीके का इस बार का जो कार्यक्रम है वो कुछ अलग तरीके का होगा। लोगों के बीच कांग्रेस बैठना चाहती है, महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है और ये कोशिश रहेगी कि भाजपा जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, चाहे घरेलू गैस सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल और डीजल के दाम हो, ये तमाम चीज़ें हो, तो इनको लेकर जो है लोगों के बीच बातचीत हो सके। तो ये कोशिश रहेगी कांग्रेस की इन 10 दिनों तक कि किस तरीके से महंगाई के मुद्दे पर लोगों के बीच जाकर भाजपा को घेरा जा सके। हालांकि भाजपा की ओर से अगर बात की जाए तो उन्होंने इसे कांग्रेस को कहीं ना कहीं बौखलाहट बताया है। भाजपा ये कहती है
है कि कांग्रेस जिस तरीके के कार्यक्रम महंगाई पर कर रही है, उधर भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे हम राष्ट्रीय खाद्य योजना की बात करें या फिर तमाम और चीज़ों की बात करें, किसानों के खाते में डीबीटी की बात हो, इन तमाम चीज़ों के माध्यम से गरीबों का सहयोग में भाजपा काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस इस समय महंगाई के रवि देखिए, ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है और कांग्रेस मुझे लगता है कि कोई भी मौका यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहेगी कि किस तरीके से जीत अब हासिल की जाए 2024 के चुनाव में। और महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, क्या माहौल बना पाएगी इस मुद्दे को लेकर, विशेष तौर पर प्रदेश की अगर बात की जाए तो? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इससे पहले बड़े प्रदर्शन जो हुए हैं उसमें भी महंगाई तो एक बड़ा मुद्दा रहा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन अगर महंगाई पर देखें तो जिस तरीके से चौपाल एक कार्यक्रम है, ये कुछ अलग तरीके का होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में कोई एक बड़ी रैलियां नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि तमाम लोग जो है सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर कुछ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो एक नई तरीके का एक फॉर्मेट कांग्रेस अपनाना चाहती है, जिसमें गाँव तक वो कनेक्ट हो सके, उन लोगों के बीच जा सके, उन महिलाओं के बीच जा सके, उन गृहिणियों के बीच जा सके और किसानों के बीच जा सके, ऐसे लोगों के बीच जा सके जो इस वक्त महंगाई से त्रस्त हैं और ये जानते हैं कि लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, इस समय लोग महंगाई को एक बड़ा मुद्दा मानते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस इसे एक बढ़िया हथियार के तौर पर एक अपनाना चाहती है। कोशिश रहेगी कि क्योंकि 2024 के बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इससे पहले अगर उत्तराखंड में बात करें तो नगर निकायों के चुनाव है, हरिद्वार में देखने वाली बात है कि 2024 के चुनाव तक क्या कांग्रेस महंगाई को लेकर मुद्दा बना पाती है कि नहीं बना पाती है, चौपाल को लेकर, ये देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए, देहरादून में कांग्रेस की चौपाल पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ चौपाल पर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि महंगाई के नाम पर कांग्रेस जनता को बरगलाने का काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को भाजपा की लोकप्रियता रास नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड राज्य के अंदर अपना अस्तित्व खो चुकी है। यहाँ की जनता ने उसे नकार दिया है। जब उनका शासन रहा तो जनता ने उनके पूरे कारनामे देखे, उनके भ्रष्टाचार को देखा और महंगाई के नाम पर जनता को बरकराना चाहती है। मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब कोविड के समय में त्राहिमाम था, जब गरीब आदमी के लिए खाने के लिए पैसा नहीं था, तब देश की 80 करोड़ जनता के लिए सबसे बड़ी अन्न योजना चलाई। इसी प्रकार से देश के छोटे किसानों के लिए, सीमांत किसानों के लिए, उत्तराखंड के सीमांत किसान भी इसमें सम्मिलित है, उनके खातों में सीधा डायरेक्ट पैसा भेजा। और चलिए बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जो कि आज देहरादून में स्वच्छता के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम धामी सुबह 10 बजे स्वच्छ बनेगा भारत अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान स्कूली बच्चों के साथ वो नजर आएंगे। तो ये कार्यक्रम आज सीएम धामी का रहने वाला है। सुबह 10:30 बजे सीएम आवास पर यह कार्यक्रम होगा। खुद सीएम धामी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और यहाँ पर स्कूली बच्चों के साथ वो नजर आएंगे। स्वच्छता को लेकर संदेश देने का काम भी करेंगे, कोशिश की जाएगी स्वच्छता को लेकर संदेश देने की। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। यूके SSSC के नए सचिव आज पदभार संभालेंगे। सुरेंद्र रावत को बनाया गया है चयन आयोग का नया सचिव। पेपर लीक मामले के बाद चेयरमैन एस राजू ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद शासन ने सचिव संतोष बडोनी को भी हटा दिया था और आज सुरेंद्र रावत जो है नए चयन आयोग के रूप में अपना पदभार संभालेंगे। पेपर लीक मामले में चेयरमैन एस राजू ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कार्रवाई लगातार जारी थी और अब सुरेंद्र रावत को चयन आयोग का नया सचिव बनाया गया है। यूके SSSC के नए सचिव के रूप में आज वो अपना पदभार संभालेंगे। और आपको बता दें कि एस राजू के इस्तीफे के बाद शासन ने सचिव को भी हटा दिया था। और चलिए पंकज राणा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, आज नए सचिव सुरेंद्र रावत पदभार संभालने वाले हैं, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है फिलहाल इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी हरियाणा चयन सेवा आयोग में जो जांच चल रही है उसके बाद जो सचिव थे संतोष बडोनी, उनको शासन द्वारा हटा दिया गया था। लोग सचिवालय सेवा कैडर के अधिकारियों को उसमें फिर से सचिव पद पर नियुक्ति दी गई है। सुरेंद्र रावत उसके सचिव बनाए गए हैं। आज वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे और तब देखना होगा कि आगे जो परीक्षाएं होने वाली हैं, क्योंकि दिसंबर तक का पूरा कैलेंडर लोकसेवा आयोग ने तैयार कर दिया था, लेकिन जांच की वजह से कई जो भर्तियां हैं उन पर सवाल खड़े हो गए थे। उसके साथ साथ ये भी खबरें आने लगी थी कि कई भर्तियां
रद्द की जा सकती है। तो अब नए सचिव जो आएंगे वो किस तरह से आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अध्यक्ष अभी तक नियुक्त लोक सेवा आयोग में नहीं किए गए हैं, तो तमाम तरह की चीजें आगे रहने वाली हैं। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष एस राजू इस्तीफा दे चुके हैं पहले से ही। अब नए अध्यक्ष के लिए अभी तक शासन से, सरकार की स्तर से कोई आगे कार्रवाई नहीं की जा रही है। फिलहाल जो सचिव हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है और जो परीक्षा निरीक्षक हैं उनकी नियुक्ति भी कर दी गई है। बहुत धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखिए, उत्तराखंड चयन आयोग में पेपर लीक मामले में एसटीएफ का एक्शन भी लगातार जारी है और इस मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब सियासत भी जारी है। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का बयान सामने आया है। विधायक उमेश कुमार का कहना है कि वन आरक्षी पेपर मामले में भी हाकम सिंह का नाम आया था, लेकिन कोविड का फायदा उठाकर उसका नाम मामले से हटा दिया गया। अगर सरकार समय रहते एक्शन लेती तो इतना बड़ा घोटाला दोबारा नहीं होता। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर समय रहते लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये हाकम सिंह जाखौल जो हैं, इनके खिलाफ नामजद एफआईआर थी, उसके बावजूद चुपचाप कोविड का फायदा उठाकर इस व्यक्ति का नाम निकाल दिया गया। अगर इस मछली को तभी पकड़ लिया जाता तो शायद मगरमच्छ पकड़ लिए गए होते, दोबारा इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं होता। मैं एक बार धामी सरकार से फिर कहना चाहता हूं कि धामी जी, अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखिए, पार्टी के लोगों पर नज़र रखिए। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति UKSSC के अभेद किले को भेद कर अंदर से पेपर निकाल कर लेके आता है। लगभग अंदाजा 700 से ज़्यादा लोगों को 15-15 लाख रुपए में पेपर बेचा गया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि UKSSC का अभेद किला कोई एक जिला पंचायत सदस्य नहीं भेद सकता। बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का रुड़की दौरा। दोपहर 2 बजे खानपुर पहुंचेंगे भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। खानपुर विधानसभा के ढंडेरा में है अभिनंदन कार्यक्रम। भाजपा कार्यकर्ता महेंद्र भट्ट का अभिनंदन करेंगे। तो ये प्रदेश अध्यक्ष का आज कार्यक्रम रहने वाला है, जो कि आज रुड़की के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2 बजे खानपुर वो पहुंचेंगे और यहां पर विधानसभा के ढंडेरा में अभिनंदन कार्यक्रम है, जिसमें शिरकत करेंगे। भाजपा कार्यकर्ता महेंद्र भट्ट का अभिनंदन करेंगे। और अगली खबर कर्णप्रयाग से है। यहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे हैं, जिन्होंने सिमली दुग्ध संघ का निरीक्षण किया। मंत्री के पहुंचने पर कर्णप्रयाग से विधायक और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दुग्ध संघ का निरीक्षण करने के साथ साथ वहां के कर्मचारियों की समस्याएं भी सुनी और समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया है। मंत्री जी ने आज यहाँ पर दुग्ध डेयरी में एक निरीक्षण के तहत और जो समस्याएं यहाँ पर लोगों के द्वारा बताई गई, उस पर आश्वासन दिया है कि जो भी समस्याएं यहाँ पर क्षेत्र की जनता के द्वारा बताई गई हैं, उनका निराकरण करने का उन्होंने भरोसा दिलाया और हमको विश्वास है माननीय मंत्री जी बहुत जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का समाधान करेंगे। और आज हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और चलिए, इसी बीच बड़ी खबर है देहरादून से। डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान बने हैं नए वीसी। गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए वीसी ने बनाया गया है। तो ये जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान को नया वीसी बनाया गया है गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का। तो ये जानकारी और नया पद इन्हें मिला है। और इधर कर्णप्रयाग में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौचर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण के 8 नग ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण किया। इस दौरान कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल भी उनके साथ मौजूद रहे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से खबर है। यहां उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। 18 और 19 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। कुमाऊं में 2 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए और ये कहा गया है कि 18 और 19 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। कुमाऊं में 2 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि अगर पिछले दिनों की बात करें तो काफी तबाही बारिश अब तक मचा चुकी है। जगह जगह भूस्खलन हुआ है, मार्ग बाधित हो गए हैं और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए, उत्तराखंड में जहां हरेला पर्व में लाखों पौधे लगाने का दावा किया जाता है, जैव विविधता के संरक्षण के नाम पर भारी भरकम धनराशि खर्च की जाती है, लेकिन धरातल पर इसका असर देखने को नहीं मिलता।
दरअसल पिथौरागढ़ में तेजी से पेड़ों का कटान किया जा रहा है, जो कि भविष्य में घातक भी साबित हो सकता है। धारचूला तहसील के पहाड़ी क्षेत्र गुंजी नाभी के पास दर्जनों पेड़ों पर लगातार आरी चल रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस पर मौन है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्द आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस संबंध में एसडीएम से रिपोर्ट मांगी जा रही है और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया जा रहा है। और इस संबंध में फॉरेस्ट के डिप्लॉयमेंट या फॉरेस्ट के स्टाफ को वहाँ एक्स्ट्रा डिप्लॉय करने को लेके भी एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, क्योंकि पूर्व में भी इस तरीके की घटनाओं का होना संज्ञान में है। और इधर जोशीमठ में बद्रीश पंचायत महोत्सव का आगाज हो गया है। गढ़वाल से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस महोत्सव में शिरकत की और विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कलाकारों ने भी शानदार प्रस्तुति दी। इस मौके पर बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पंवार, सीईओ बीडी सिंह, एसडीएम जोशीमठ समेत कई अधिकारी और नेता भी मौजूद रहे। और चलिए पहाड़ प्रभाव पे फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।